मनाने का वक्त भी है, लेकिन इसके साथ साथ सोल सर्चिंग का भी वक्त है और कुछ जो बुनियादी इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान की रियासत से मुतल्लिक़, पाकिस्तान के समाज से मुतल्लिक़, उन पे आज गुफ्तगू करने के लिए हमने ये पैनल डिस्कशन का इनेकाद कराया है। तो सबसे पहले तो आज के जो मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट हैं मैं उनका तारुफ कराते चलूँ। डॉक्टर दानिश मुस्तफ़ा यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। इस वक्त ये किंग्स कॉलेज लंदन में जोग्राफिया पढ़ा रहे हैं। दूसरे हमारे जो पैनलिस्ट हैं मुश्ताक गाड़ी साहब, उन्होंने 1995 में मास्टर्स किया सोशल एंथ्रोपोलॉजी में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये प्रोजेक्ट मैनेजर है सनगी डेवलपमेंट फाउंडेशन में, और इसके अलावा कई सालों से एक्टिविज़म में और एडवोकेसी में इन्वॉल्व हैं, जो कि नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो मार्जिनलाइज्ड इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट्स के लिए कई सालों तक काम करते रहे, और आजकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ में ये लेक्चर हैं। तीसरी हमारी जो पैनलिस्ट हैं आलिया मीर अली, उन्होंने पिछले साल ही कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से एमफिल कंप्लीट किया एंथ्रोपोलॉजी में। इससे पहले उन्होंने हैम्पशायर कॉलेज से BA ऑनर्स किया, और आजकल जेंडर स्टडीज़ डिपार्टमेंट में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में लेक्चर हैं नेशन का पाकिस्तान एंड द विंड्स ऑफ चेंज। उसमें 3 सब थीम्स हैं जिस पे हम अपने पैनलिस्ट की राय लेंगे, दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी राय लेंगे। सबसे जो पहला थीम है वो है आइडेंटिटी एंड नेशनलिज्म। कौमियत के हवाले से पाकिस्तान में मुख्तलिफ तनाज़ुर है। एक जो पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान में जो कौमियत की बुनियाद है वो इस्लाम पर है। दूसरा जो कौमियत के बारे में पर्सपेक्टिव है कि एक जो पाकिस्तानी है वो शायद उसकी जो आइडेंटिटी सिंधी पख्तून वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, वो पाकिस्तानी है, मोनोलिथिक एक आइडेंटिटी हो। जब ये मल्टीपल जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको बिल्कुल मुस्तरद करना। 2 तरह की थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं नेशनलिज्म और नेशनल आइडेंटिटी को। एक इंस्ट्रूमेंटलिज्म है, एक प्राइमोरियलिज्म है। इनकी आपस में फिर आगे कई मतलब वर्जन हैं, शेड्स हैं, लेकिन जो बेसिक बुनियादी फ़र्क है वो इंस्ट्रूमेंटलिज्म का ये फोकस है कि आइडेंटिटी कंस्ट्रक्टेड होती है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आदमी जो है ना वो चेंज भी कर लेता है, वो तब्दील भी हो जाती है, और उसमें कई और मतलब वो आ सकती हैं। दूसरी जो है प्राइमोरियलिज्म जो है वो मुख्तलिफ ऑथर्स हैं, जैसे एंथनी स्मिथ है, दूसरे हैं, वो ये समझते हैं कि जैसे किनशिप होती है वैसे ही एक बहुत ही एम्बेडेड किस्म का एक प्रोसेस होता है आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन का नेशन की सतह पे, जो हिस्टोरिकल होता है और एक लंबे प्रोसेस के बाद वो आता है। और वो उसका ये नहीं मतलब होता कि वो एसेंशलाइज्ड होता है कि वो हमेशा एक रहेगा, लेकिन वो एक एम्बेडेडनेस जो है ना प्रोवाइड करता है। तो मेरा ख्याल है सच जो है इन दोनों के दरमियान में है। जो पाकिस्तान की आइडेंटिटी है ये मुझे इंस्ट्रूमेंटली कंस्ट्रक्टेड नज़र आती है। अब वे आउट मेरे ख्याल में जो है ना वो इन दोनों के दरमियान में से कि क्या आपने सिंथेसाइज करना है कि जो एम्बेडेड आइडेंटिटीज हैं हाउ दे कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टेट नेशनलिज्म। मैं अगर समराइज करूं तो एक तरफ हमारे पास रेंज ऑफ एम्बेडेड आइडेंटिटीज हैं जो क्लेम करती हैं हिस्टोरिकल अपने राइट्स भी और आइडेंटिटीज भी, दूसरी तरफ स्टेट नेशनलिज्म है, और वे आउट जो है वो इन दोनों को जो है इनका कोई एक ऐसा फेडरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है जो दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, स्विट्ज़रलैंड का भी और बेल्जियम का भी, बाकी मुल्कों का भी, कि कैसे आपने जो है ना वो स्टेट नेशनलिज्म को इनकॉर्पोरेट सिंथेसाइज करना है उन हिस्टोरिकल आइडेंटिटीज के साथ। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर किसी मुल्क में जमहूरी हुकूमत हो और उसमें ये ज़्यादा आसान होता है रियासत के लिए कि वो इनकॉर्पोरेट कर सके मुख्तलिफ एथनिक आइडेंटिटीज़ को, मुख्तलिफ रीजनल आइडेंटिटीज़ को, बनस्बत इसके कि एक डिक्टेटरशिप जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में इनकॉर्पोरेट सही तरीके से नेशनलिज्म में डिफरेंट रीजनल एथनिक आइडेंटिटीज़ ना होने की एक वजह ये भी है कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप रही है और वो ज़्यादा अरसे तक फौजी डिक्टेटरशिप रही है, वो उस वजह से वो एक सेंट्रलाइजेशन का एक जो वो भी एक वजह ना इनकॉर्पोरेट। मुझे बड़ा वाज़ है कि अगर
डेमोक्रेटिक फेडरल स्टेट इमर्ज हो तो उसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, दुनिया भर में एक्सपीरियंस है। इंडिया हमारा हमसाया जो है वहाँ पे नेहरू जो है, तानी सर ने सही कहा कि नेहरू एक सेंट्रलाइज स्टेट का हामी था, लेकिन उसको 1950s में श्री राम लूलो जो थे तामिल तेलुगु, उन्होंने जब भूख हड़ताल की और तेलुगु प्रोविंस का जब मुतालबा आया, बहुत सारे लोग कहते हैं इंडिया में जो नए स्टेट्स बनी हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे बनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स थी जिन्होंने इंडिया की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में बहुत रोल प्ले किया, और आज हमें इंडियन स्टेट जो है वो डिफरेंटली रीऑर्गेनाइज लगती है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैप भी और फेडरेशन और सेंटर और उसका रिलेशनशिप भी। तो वहाँ पे क्योंकि डेमोक्रेसी थी तो उन्होंने उसको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट इशू जो है मैं समझता हूँ उन्होंने हल किया। मैं बम्बे की मिसाल दूंगा, चेन्नई की मिसाल दूंगा, एक कराची मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है जो उस वक्त जो उनका बम्बे और चेन्नई पे जो इशू था। बम्बे में 40% गुजराती थे, बाकी मराठी बोलने वाले थे, फिर बाकी और भी जैसे सिंधी बोलने वाले थे, तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। मैं समझता हूँ ये जो डायकॉटमी है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वर्सेस प्राइमोडियल की, ये ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक मुझे लगती है, और इसके जो इंपीरियल ऑरिजिन्स हैं वो भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बाज़ इंस्ट्रूमेंटली लोगों को भी डाल मिल के सारे एक जैसे बन जाओ, और दूसरा ये कि ये तो असल में मतलब सदियों से पठान जो है वो लड़ाई झगड़े का शौकीन है। पंजाबी जो है वो प्रिमोडियली मतलब उसका एक तरीका कार है। ये प्रिमोडियलिज्म जो है ना ये बड़ी खतरनाक वोकैबुलरी है जो कि पिछले 200-300 साल से इस्तेमाल हो रही है, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू अस। तो ज़रा थोड़ा सा उसके अंदर स्केप्टिसिज्म होनी चाहिए, और आई एम श्योर कि गांधी साहब हैं वो उन्होंने जो फरमाया वो अपनी बात अपनी जगह। लेकिन दूसरी बात जिस पर मुझे तशवीश होती है कि जी पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, सिंध प्रिमोडियल है, पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंटल है या इंडिया इंस्ट्रूमेंटल है, लेकिन तामिल प्रिमोडियल है। ये भी ज़रा मैं आपको, और अगर आप कहें कि जी पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है लेकिन फ्रांस जो है वो प्रिमोडियल है। अगर आप नेशनलिज्म की हिस्ट्री देखें यूरोप के अंदर तो लिटरली कल्चरल जेनोसाइड वाज अंडरटेकन, कल्चरल जेनोसाइड इन ऑर्डर टू क्रिएट द सॉर्ट ऑफ पेरिजियन फ्रेंच। जो फ्रांस का पेरिस के दाएं बाएं ज़बान बोली जाती थी वो सारी फ्रांस में इम्पोज करने के लिए सैकड़ों ज़बानों को, सैकड़ों मसलकों को ख़त्म करना पड़ा। सिस्टम है वेल्श, कॉर्निश, वलून, मतलब आप यू टेक योर पिक, ठीक है। अच्छा, कल को अगर आप बोले ना कि नहीं असल में जो सिंधी है ना ये प्रिमोडियल आइडेंटिटी है और इसके तहत मतलब है कि इसको रिकग्नाइज करना जरूरी है, मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ कि खैरपुर वाला जो है वो मीरपुर वाले की जाकर गले से पकड़ ले कि ठहर जो जी मैं असली सिंधी हूँ तुम नहीं। डॉक्टर साहब ने जो बात की प्राइमोडियल वाली और उसमें जो खतरा है मैं उससे एग्री करता हूँ, उसमें वाकई डेंजर है। लेकिन प्राइमोडियल वर्सेस इंस्ट्रूमेंटलिज्म जो नेशनलिज्म की फॉर्मेशन की थीरीज है, हम उनकी डाइकॉटमी में पढ़ने की बजाय अगर प्राइमोडियलिज्म वर्सेस मॉडर्निटी अगर कह दें तो ज़्यादा शायद बेहतर है, क्योंकि जिस सेंस में प्राइमोडियलिज्म से हमें खतरा है वो इन द सेंस ऑफ गोइंग बैकवर्ड है। सो इन द सेंस ऑफ मूविंग फॉरवर्ड उसमें इंस्ट्रूमेंटल इज़ वन ऑप्शन। अब उस मॉडर्निटी के अंदर ही एक इंस्ट्रूमेंटल जो है वो बिल्कुल एक अग्रेसिव फ्रेंच अप्रोच हो सकती है, एक जो है वो दूसरों को साथ लेके चलने वाली निगोशिएशन की डेमोक्रेटिक प्रोसेस की अप्रोच हो सकती है। आलिया, आपकी जो एमफिल की रिसर्च थी वो बलूचिस्तान के बारे में थी, आपके ख्याल में वो जो डिफरेंट नेशनलिस्ट ग्रुप्स वो आइडेंटिटी के सवाल को कैसे देखते हैं? कल 14 अगस्त है, आपको पता है कि 14 अगस्त बलूचिस्तान में ब्लैक डे मनाया जाता है, उनका यौम आज़ादी 11 अगस्त है। तो इस पर हमें सोचना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। हमें ये रियासती सतह पर और आम हमें कोई नहीं बताएगा, हमें सिर्फ यही बताया जाएगा कि जी वहाँ पे कोई इंडिया अपना कोई गन खेल रहा है, कोई इधर से पैसे दे रहा है, कोई उधर से पैसे दे रहा है, सारे बाहर के एजेंट हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं। लेकिन हम अगर यहाँ पर कुछ मतलब मुस्बत तब्दीली के बारे में सोचने के लिए बैठे हैं, सबसे पहले तो हमें उन ज़राए से हट के थोड़ी सी अपनी मालूमात में इजाफा करना होगा कि वहाँ पर क्या हुआ, और ये कि हम अगर ये तसव्वुर करें, अगर ये ना समझ पाएँ कि आज बलोच जो है वो पाकिस्तान से और बिलखसूस पंजाब से और पंजाबी शनाख्त से और पाकिस्तानियत के पूरे तसव्वुर से नफरत क्यों करता है बग़ैर फौरी तौर पर रिएक्ट किए हुए,
تو ہم کہیں نہیں جا پائیں گے. ابھی بھی فاصلہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں وہاں پہ رہ کے آئی ہوں اور وہاں پہ جو نفسیاتی فاصلہ ہے اور جذباتی فاصلہ ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے. اٹس آلموسٹ لائک لیونگ ان انادر ورلڈ. عالیہ نے اس طرح کے اس کیس کا بالکل اپوزٹ بھی ایک کیس ایگزسٹ کرتا. مثلاً بلتستان میں جو پالیٹکس ہے گزشتہ کچھ عرصے سے وہ اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ ہمیں پاکستانی تسلیم کرو, ہم پاکستانی ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پاکستان ہمیں پاکستانی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان میں اسٹیٹ کو جہاں لوگوں کو زبردستی پاکستانی بنانا پڑا وہاں اسٹیٹ نے انہیں زبردستی پاکستانی بنانے کی کوشش کی, اور جہاں انہیں زبردستی پاکستان سے باہر رکھنا پڑا وہاں اسٹیٹ نے انہیں زبردستی پاکستان سے باہر رکھنے کی کوشش کی. ہماری نیشنل آئیڈینٹی کے ساتھ تو یہ چیز بہت مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ واقعی بہت, اگرچہ ہماری ریٹورک جو ہے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ کے اس میں وہ ہسٹوریکل ٹچ پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے. ہم جو یہ جملہ بہت شدت سے دہرایا جاتا ہے کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلا فرد مسلمان ہوا تھا. خدا کے لیے جسٹیفیکیشنز بنانا آئیڈینٹی کی. پاکستان کو کیوں رہنا چاہیے؟ اس لیے کہ جناب پاکستانی لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اکٹھا رہے. بلوچی کیوں پاکستان کے ساتھ رہیں گے؟ وہ ساروں کی نوکریاں کراچی میں لگی, ساروں کا کاروبار سندھ کے ساتھ ہے یا پنجاب کے ساتھ. وہ ساتھ رہنا چاہیں گے اگر یہ اینٹی یہ پولیٹیکل سسٹم ان کو رائٹس پرووائڈ کرے گا, روٹی دے گا, فریڈم دے گا, بول سکتے ہیں. وہ انالیسس کریں گے کہ جناب ہم اس سولیرٹی میں ساتھ رہنے میں ہمارے ساتھ ٹھیک چل رہے ہیں یا ہم بلوچستان الگ سے ہو کے ٹھیک چلے. ان بٹوین وہ نعرے مارتے رہیں گے. وی ڈروو دا بنگالیز ٹو این ایکسٹینٹ. انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ایکویژن ہے نا پاکستان کے ساتھ رہنے کا یہ ہماری فیور میں بن نہیں رہا. اسلام ہم چلتے ہیں اور یہ جو ایکویژن ہے نا اس پہ آپ کو کام کرنا ہے. جسٹس, سوشل جسٹس. آپ کے معاشرے کے اندر آپ چھوڑ دیں جو مرضی علامہ اقبال کو گھسیٹ کے لیے ہیں, مولانا روم کو لیں یا حضرت عثمان سے لکھوا کے لیں کہ یہ پاکستان ہونا چاہیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ سماجی انصاف نہیں پہنچا سکتے. This political economy that plays into the construction of national identities. Ben Gurion جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھا تو جو پہلی ایڈوائز اس نے دی تھی اپنے نیو اسٹیٹ کے لوگوں کو, سٹیزنس کو, بائی لینڈ اینڈ گیٹ اٹیچ ٹو لینڈ, ایوری باڈی ہیز ٹو ورک آن لینڈ. تو لینڈ کے ساتھ آئیڈینٹی جو ہے نا اسرائیل کی کسی حد تک وہ ٹیک کرنا چاہتا تھا. یورپ میں ویسٹفیلین اسٹیٹ اگر جو ہے نا ایمرج ہوا ہے تو دیٹ واز بیکاز کہ بورژوازی کلاسز پیٹڈ بورژوازی یہ جو ابھرنا شروع ہوئے اور فیوڈل آرڈر گر گیا تو نیشنلزم ایمرج ہونا شروع ہو گئی. امریکہ میں ایون یعنی دیکھیں کہ آلدو دی انیشیل ڈیز میں جو پریزیڈنٹس ہیں دے ور ورجینینس, لیکن نیو انگلینڈ میں نیشنلزم جو ہے سب سے زیادہ اسٹرانگ تھی اور اینٹی امپیریل اینٹی انگلش جو ہے اسٹرگل چلنا شروع ہوئی. تو پاکستان میں بھی دیر از دس پولیٹیکل اکانومی دیٹ پلیڈ انٹو دی کنسٹرکشن آف پاکستانی آئیڈینٹی. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. میری رائے میں پاکستان جو ماضی میں دو جو بڑی غلطیاں ہوئی ہم سے فارن پالیسی کے حوالے سے اس پہ آپ بالکل ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ایک تو یہ غلطی تھی کہ جو بھارت دشمنی ہے, مسائل تو آبویسلی بھارت کے ساتھ تھے اور اس طرف سے بھی جو ہے ایک جارحانہ رویہ تھا, لیکن جو بھارت دشمنی کو ایک اسٹیٹ نیریٹو کا حصہ بنایا گیا اور اس کو باقاعدہ سلیبس میں بھی پڑھایا گیا بچوں کو, تو ایک تو یہ فارن پالیسی کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلطی تھی. دوسری یہ تھی کہ پاکستان نے امریکہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ امریکہ جو کا ایک ٹول بننے کے لیے پاکستان تیار ہو گیا, جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس بھارت کی مثال ہے کہ بھارت سرد جنگ میں بالکل بھی جو ہے وہ نہیں پڑا اور نیوٹرل رہا, اور بلکہ بھارت نے جو ہے وہ نان الائنڈ موومنٹ بنائی. تو ہم نے اس وقت سے امریکہ پہ بجائے اس کے کہ امریکہ کے ساتھ ایک برابری کی سطح پہ ایک تعلق بناتے, ہم نے اسٹیٹ کو رینٹ آؤٹ کیا اور ہم جو ہے امریکہ کا ٹول بن گئے, اور اس وجہ سے ابھی تک ہمیں جو ہے نا وہ مسائل درپیش ہیں ان دو ممالک کے ساتھ. بہت ساری چیزوں کو ریوائز کیا جا سکتا ہے, مطلب جو ایک نیریٹو بن گیا ہے انڈیا دشمنی کا, یہ جامد اور ساکت نہیں ہے, یہ بالکل تبدیل ہو سکتا ہے بشرطے کہ یہاں پر حقیقی معنوں میں ایک جمہوری سیاسی سلسلے کو فروغ دینے دیا جائے. کہ کیوں نہیں ہو سکا ہے کہ, اور اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا سول ملٹری ریلیشنز میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں. مطلب یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں یہ دونوں ان میں اچھا خاصا تضاد رہا ہے اور وہ تضاد مجھے تو لگتا ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو انڈیا سینٹرک ہماری ایک آپ کہہ رہے ہو قومی نیریٹو تو شاید ابھی بھی اسی اپنی جگہ قائم ہو,
लेकिन आप देखें कि काफ़ी हद तक आप अगर फॉर एग्जांपल राइट विंग का भी आप रेटरिक देखें तो उसमें उसमें अमेरिका दुश्मनी आपको बहुत ज़्यादा नजर आती है बनिस्बत इंडिया दुश्मनी। अब जो फॉरेन पॉलिसी का सारा स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, अब उसमें वाइडर स्पेक्ट्रम में देखें तो अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान इंडिया की बेस है और जो अमेरिकन यूजर्स हैं और इंडिया का जो कश्मीर में जो पुराना डायलॉग हो गया सारा, अब इस सब को सामने रखते हुए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कितनी इंडिपेंडेंट है। अब इंडिया से या अमेरिका से अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कितनी डिक्टेशन देती है या कौन डिसाइड करता है, अब रीजन में ग्रैंड इंटरेस्ट है, अब उस सब को सामने रखते हुए पाकिस्तान एक बहुत वीक प्लेयर बन जाता है। अब बीइंग अ वीक प्लेयर, अब ये इसने अफगानिस्तान में अपनी बदमाशी भी कंटिन्यू करनी है क्योंकि ठीक है, अब उधर से इंडिया का जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इंडिया की जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अब अफगानिस्तान में, उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को उस रेस में आगे आना पड़ेगा। और बाकी सारे जो पैरेलल इश्यूज हैं उनको सामने रखते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान अब क्या इन फ्यूचर कैपेबल है या इन नियर फ्यूचर कैपेबल है कि वो एक बड़ी डेमोक्रेटिक और इंडिया फ्रेंडली पॉलिसी डिक्लेयर कर सके। आई थिंक कि थोड़ा सा हम इंडिया को आइडियलाइज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसीज दो किस्म की होती है, एक होती है रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी और एक होती है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी ये है कि जी 5 साल गए, वोट डाला, इलेक्शन हुए, लोगों ने जनाब जमा खर्च किया, 5 साल बाद फिर आपने वोट डाला, कहानियाँ दे गई। और एक होती है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कि आपका नाम बोल रहा हूँ, लुगर अहमद साहब कैलाश वैली से आए हैं, एक स्मॉल छोटी सी जगह है, कम्युनिटी वहाँ पे रहती है। अब बोले कि जी रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी में इनकी व्हाट होप डज ही हैव ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड? आई वुड आर्ग्यू वेरी लिटिल। लेकिन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में कि एक आदमी ना खड़ा होकर कहता है कि यार मेरे पीछे एक आदमी नहीं है लेकिन मैं एक शहरी हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ और मेरी आवाज़ सुनी जाए, और एक माशरा ऐसा हो, एक पॉलिटी ऐसी हो कि जहाँ भी लोगर अहमद साहब भी खड़े होकर कहते हैं कि जनाब मैं ठीक है बहुत छोटा सा है, मैं कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता, लेकिन मेरी राय में हारे को लाल रंग की जराबें पहननी चाहिए और ये होना चाहिए, ये बात जो है सुनी जाए, उसके ऊपर बहस हो और एक मुआशरे के अंदर एक पॉलिटी हो जिसके अंदर ये डेमोक्रेटाइजेशन हो। आई वुड सबमिट टू यू कि दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस इन पाकिस्तान एज मच एज इट इज वर्क इन प्रोग्रेस इन इंडिया। तो ये कि ये जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है इसका आइडेंटिटी के क्वेश्चन से भी ताल्लुक है जो पहले हम बात कर रहे थे। इतना ज़्यादा हम ये समझेंगे कि पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पे कायम हुआ है और वो जो हिंदू थे वो उन्होंने हमारे ऊपर जो है ना जुल्म किए हुए थे। तो ये जो नैरेटिव है, ये कहानी जो है, अगर इसको हम जितना मजबूत करते रहेंगे और इसकी बुनियाद पे अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे, मेरा ख्याल है जो एक नॉर्मलाइजेशन की बात है एक वो मुश्किल हो जाएगी, ताकि एक थ्रेट एंड वल्नरेबल आइडेंटिटी के साथ आप कोई भी इक्वल फुटिंग पे फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते, क्योंकि ये दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान एक बहुत शेयर्ड पास्ट है इनका। तो उस सेंस में पाकिस्तान की आइडेंटिटी का क्वेश्चन काफ़ी हद तक फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा। इसकी अल्टरनेटिव आइडेंटिटीज पाकिस्तान की बिल्ड करना और उनके एवेन्यूज देखना वो आज ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमने फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी है, वरना हिंदू बनिया ही हमारे जहन में खड़ा रहेगा। एक थ्योरी है कि डोमेस्टिक पावर स्ट्रक्चर जो आपका होता है वो भी पार्शली इन्फ्लुएंस करता है आपकी फॉरेन पॉलिसी को। अगर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक चेंज आती है तो वो चेंज पाकिस्तान की मिलिट्री की कंपोजिशन में भी आनी चाहिए, पावर स्ट्रक्चर में भी आनी चाहिए। जो हम बात पहले कर रहे थे, मैं दोबारा बार बार उसी से रिलेट कर रहा हूँ, तब जाके आपकी फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होंगे, वरना हम जो है ना वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी ढूंढते रहेंगे और कश्मीर में अपने जो है वो अपने हैं जो प्रॉक्सी वार है वो भी लड़ते रहेंगे। हमारे यहाँ ये आइडियलाइजेशन है कि जी इंडिया के लोग हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ये एक आम सी अच्छा हमारी अवाम यहाँ से जाती है, यहाँ से अवाम जाती है, वहाँ पे यूनिवर्सिटियों के बंदों से मिलती है, आम पढ़ी लिखी अवाम से मिलती है, जो मिलती है कहती हैं जी बड़े अच्छे हैं। वो यहाँ से आते हैं, इस्लामाबाद में मिलते हैं, यूनिवर्सिटी से बंदे मिलते हैं और कहते हैं जी बड़े अच्छे हैं पाकिस्तानी। अब जो आम वाम वहाँ का मीडिया है, आज इंडिया अगर कश्मीर के मुतालिक कोई भी बात करता है कि हम उस पर कोई पाकिस्तान हम मुज़ाकरात भी करते हैं तो वो एक अच्छी खबर के तौर पर नहीं देखी जाती, बड़ी हेडलाइन आती है। जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाता है कि मुज़ाकरात होते हैं तो वो बड़ी कोई इतनी अच्छी मतलब फेवर की चीज़ नहीं देखी जाती आम माहौल में, क्योंकि जो साइकी डेवलप हो चुकी है
یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی بھی ایک سائیکالوجی ہے. تو ٹریڈ ایک الگ چیز کے طور پہ کنسیڈر کیا جائے اور باقی چیزیں جو ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مختلف آئیڈیولوجیکل گروپس ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو پہلے ہی اسٹیٹ میں ایسے قوانین ہیں جو کہ مذہب کی ایک خاص ایک انٹرپریٹیشن پہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں انہوں نے وہ ان قوانین کو نافذ کرایا. ان قوانین کی کوئی گراس روٹس لیول پہ کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی. تو اسی طرح اور وہ لوگ کہتے ہیں ابھی بھی یہ کافی نہیں ہے اور اسٹیٹ کو جو ہے وہ ریلیجن اور اسٹیٹ کو اور آپس میں امبیڈ کرو اور اسٹیٹ کی اسلامائزیشن چاہتے ہیں. اسی طرح ہمارے کئی جو لیفٹسٹ آئیڈیولوجیکل گروپس ہیں وہ بھی اس اسٹیٹ اسٹرکچر کو بالکل تباہ کر کے ختم کر کے ایک نیا اسٹیٹ اسٹرکچر کھڑا کرنا چاہتے ہیں جو کہ مارکسزم پہ یا کمیونزم پہ جو مبنی ہوگا. تو اور تیسری طرف ایک سینٹرسٹ ویو پوائنٹ بھی ہے جس کو میں سینٹرسٹ یا لیفٹ ٹو دا سینٹر کہوں گا کہ ابھی جس طرح پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اسی کو چلنے دیا جائے. اس میں جو ہے ایک ارتقاء کے عمل سے گزر کے ایک بہتری کی طرف جائیں. وہ سوشلسٹ ڈیموکریسی بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس پہ ہم اپنے پینلسٹ سے پوچھنا چاہیں گے. So far you have no answers. آپ مودودی اور مارکس کے درمیان سے نکل ہی نہیں سک رہے. کسی اور کی زبان سے آپ بات کریں. جب تک آپ اپنی زبان سے بات نہیں کریں گے تو وہ راستہ آپ کو کہاں سے ملے گا جس پہ آپ نے چلنا ہے. میرے نزدیک تو سیاست کا جو تصور بن چکا ہے آج اس ملک میں اور خاص کر کے پنجاب میں وہ ایک نہایت ہی مسخ شدہ تصور ہے اور بہت خطرناک تصور ہے. اور جب تک کہ ہم سیاست کے بارے میں امیجنیٹو نہیں ہو سکتے ہیں اس وقت تک شاید یہ باتیں عام بھی نہ ہو سکیں, ہماری سوچ کا حصہ بھی نہ بن سکیں اور کبھی ہم اس قسم کی دنیا کو جنم بھی نہ دے سکیں. سیاست جو یہاں کا نوجوان سمجھتا ہے نا, کم از کم پنجاب میں ڈیفینیٹلی اور ہر جگہ موجود ہے, وہ یہ وہ کاروبار سے منسلک ایک گندی چیز ہے. کبھی سیاست میں نہ کرنا ہے, مطلب بے ایمانی ہے, سیلف انٹرسٹ ہے, لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے, اجتماعی مفاد تو دور کی بات ہے, ذاتی لوگوں کے ذاتی مفادات ہیں وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. اس تعصب کے بننے کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں, کیونکہ جس طرح کی ہماری روایتی اور اسٹیٹس کو کی سیاست ہوئی ہے وہ حقیقتاً یہی ہے کہ اجتماعی مفاد کے نام پہ حقیقتاً چند لوگوں کی یا ایک طبقے کی موج مستی ہوتی رہی ہے. تو اس میں اپنی حقیقت ہے. دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ رہا ہے کہ کم از کم پنجاب میں ڈی پولیٹیسائزیشن پیدا ہوئی. یہاں پر اسٹوڈنٹ یونینز بین ہو گئے, ابھی تک ضیاء الحق کا لگایا ہوا بین ابھی تک اپنی جگہ موجود ہے. ہم نے ان ڈبیٹس کو کوئی ہمارے پاس ذرائع نہیں رہے, فورمز نہیں رہے, کوئی مطلب جگہ نہیں رہی, کوئی مطلب ذہنی جگہ بھی نہیں رہی, نفسیاتی جگہ بھی کم کر دی گئی اس قسم کی سوچ کو جنم دینے کے لیے. تو یہ ڈبیٹس ہوتے ہی مطلب سیاسی پلیٹ فارمز کے ذریعے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب تک کہ ہم سیاست نہیں کریں گے اور سیاست کے تصور کو تبدیل نہیں کرتے آج کے نوجوان میں, اس وقت تک ہم شاید ایک بہتر مستقبل کا خواب نہیں دیکھ سکیں گے. اسٹرکچر کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو انڈر ٹیک سم سورٹ آف کانسٹیٹیوشنل چینجز ود ان پاکستان whereby local level governance becomes part of the state structure rather than an appendage to it. اس کے بغیر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو ٹیکے لگ جائیں گے یا تعلیم مل جائے گی یا سڑکیں بن جائیں گی یا اسکول بن جائیں گے یا کچھ بھی ہو جائے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے ذہن میں جو صحیح رہا ہے آپ لوگوں کو اس پہ لگائیں. مطلب یہ کہ سیاست کرنے کو متبادل لائیں, کو لوگوں کے سامنے کسی اور کو کوئی متبادل دنیا دکھائیں, کوئی متبادل سیاسی پروگرام بنائیں.